तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाएंगे धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम बता दिए हैं कि तत्वों का वर्गीकरण में पीरियोडिक टेबल में कि तत्वों को किस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फिगर बनाया है, रफ फिगर बनाया है, जिसमें फर्स्ट और टू को बोलते हैं एस ब्लॉक। ए होता है एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय तत्व। एक को बोलते हैं क्षार अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं, दो को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। यहां से होता है डी ब्लॉक, यहां तक होता है डी ब्लॉक, और ये होता है पी ब्लॉक, सब होता है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक। और नीचे जो लिखा हुआ है दोनों होता है एफ ब्लॉक। कौन सा? एफ ब्लॉक। तो हम बताए हैं कि 118 तत्व का होता है, 118 इसमें आता है ओजी, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम ऊपर होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी 118। इसी तरह पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो ये सब ब्लॉक नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें धातु कहाँ होगा? तो पीरियोडिक टेबल के किधर होता है? ये सब में धातु होता है बीच में। कौन सा होता है? बीच वाला। इसमें अधातु कहाँ होगा? दाईं तरफ इसमें अधातु है। इसमें भी कौन है? अधातु। इसमें होगा धातु बीच में, और ये भी धातु होता है, इसमें भी धातु होता है। तो पीरियोडिक टेबल के किस ओर धातु होता है? बीच में या दाईं तरफ? ये भी दाईं तरफ है। बाईं तरफ में एस ब्लॉक होता है, और एफ ब्लॉक नीचे होता है। इसमें 28 एलिमेंट होता है। कितना? 14 इसमें और 14 इसमें, तो टोटल कितना हो गया? 28। तो ये रफ आइडिया था कि इसमें अब धातु अधातु, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और कुछ इसमें भी आता है। यहाँ पे अधातु उपधातु होता है, जिसमें दोनों का गुण होता है। तो इस तरह इसमें पढ़ना है वही सब। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं धातु। क्या? धातु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। अब धातु किसे कहते हैं, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और धातु से क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या चीज उपयोग है, तो सब हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है धातु का। तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु जैसे लोहा, सब धातु का एग्जाम्पल होता है। एल्युमिनियम का बर्तन, सब धातु में। तांबा का तार, सब कितने धातु। तो धातु के विशेष गुण होता है उस, और अधातु का भी कोई अलग गुण है, उपधातु का भी अलग गुण है, तो सबको अलग अलग पढ़ना है। तो इसमें धातु का जो भी होता है, तो पहले धातु किसे कहते हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि मान लीजिए सोडियम है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेश बनाता है, उसे धातु कहेंगे। और धातु ठोस होता है, लेकिन हर धातु मतलब कुछ अपवाद भी होता है। और धातु में चमक होता है, धातु में चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। और धातु को पीट पीट कर चादर बनाया जाता है, जिससे आघात। और धातु से तार भी बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं तन। और धातु का गलनांक और गलनांक ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ धातु अपवाद भी होता है। तो इस तरह धातु और अधातु, तो हम पहले लिख रहे हैं परिभाषा। तो क्या लिखना है? धातु, मेटल। और धातु विद्युत का चालन करते हैं, जैसे लोहा को लाता है इलेक्ट्रिक में तो करंट आ जाता है। तो धातु विद्युत का कैसे करता है? सुचालक होता है। तो लिखना है धातु, और लिखने से पहले सबसे अच्छा है कि हमारे पास है नोट्स, उसी में समझा देते हैं। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें
चलो सर, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हम इसी में समझा देते हैं। हाँ, जो भी नोट्स लिखा है क्रैश कोर्स है। हाँ, तो इसमें कोई बीच में नहीं बोलेगा। जैसे लिखा हुआ है धातु और धातु, तो अब तक 118 तत्वों में प्रत्येक तत्व का, जैसे हर तत्व का अपना अपना गुण होता है, उसी गुण के आधार पर, उन्हीं गुण के आधार पर तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। धातु जिसको मेटल बोलेंगे कितना है? 93, और धातु कितना है? नॉन मेटल 17। तो 93 और 17 कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें गुण धातु और अधातु दोनों के गुण आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु, मेटल वाइड, जिसकी संख्या 7 है। अब इसका 7 तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन कौन से ऑप्शन में दे देता है, तो ऑप्शन वाला तो इसका नाम बताते हैं पीछे। जैसे यहाँ पे 93 कितना है? मेटल, धातु, ये क्या है? धातु, ये क्या है? अधातु। 17 ये क्या है? उपधातु। और आस्टाटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो भी आगे क्लास में देता है कि वो भी उपधातु मेटलाइड, लेकिन तुम लोगों की किताब में दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? रेडियोधर्मी तत्व। तो 118 हो गया। अब धातु किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। तो बताया कि धातु वैसा होगा, जैसे लोहा का एग्जांपल लेके समझना है। लोहा से करंट आता है, करंट, तो उसमें बिजली में तार घिसटाएंगे तो करंट आ जाएगा। तो लोहा विद्युत का कैसा होगा? चालन करता होगा, यानी सुचालक होगा। और लोहा ठोस है की तरह है, ठोस में होता है। तो लेकिन कुछ अपवाद भी होता है, अपवाद वाले को याद ही करना है। और जो विद्युत का चालन करता हो और उसे तार बने, जैसे तांबा का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, तो उसे तार बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तन। और पीट, अघातवर्त का मतलब होता है पीट कर चादर बनाना, मतलब धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं। तो ये सब धातु का गुण है। और धातु जो होता है, यहाँ पर देखिए, धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कौन सा आयन बनाता है? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। तो इस प्रकार धातु का परिभाषा हो गया। उसके बाद अधातु। तो अधातु वैसे तत्व जो न विद्युत का चालन करता हो, मतलब ये कैसा होता है? कुचालक, और न ही उसे तार बनाया जाता हो, और न ही वो क्या उसे पीट कर, अधातु को जब हम पीटेंगे, पीट कर चादर बनाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, अर्थात वो विंगुर होता है, बीटल। तो अधातु न ही अघातवर्त होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अधातु। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेश बनाता है। कौन सा? ऋण आवेश। तो सबसे पहले धातु के पहचान कैसे करेंगे? तो धातु विद्युत का सुचालक होगा, चालन करेगा। धातु ठोस होगा, कुछ अपवाद भी है, अपवाद लिखाएंगे। एक बार में जब दोनों का हम अंतर लिखवाएंगे, धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर, वहां पे एक टेबल के रूप में लिखाएंगे, उसको याद कर लेना है। और लेकिन धातु जो होता है धन आवेश बनाता है, अधातु ऋण आवेश बनाता है। इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है, वो त्याग करता है। तो आगे है उपधातु। अब उपधातु पूछने के लिए इसमें कहता है सिलिकॉन क्या है, बोरॉन क्या है, पहचानना है। तो इसमें उपधातु वैसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपधातु। इसका नंबर 7 है। कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। हाँ, इसका संकेत भी याद करना है। संकेत बी से बोरॉन, एसआई से सिलिकॉन, जेई से जर्मेनियम, एएस से आर्सेनिक, एंटीमनी एसपी, और टी से टेलुरियम, पीओ से पोलोनियम। अब इसका ट्रिक है, बालिका, सीता, गीता और ऐश्वर्या ऐसे लिखना है। ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, इसी में सब आ जाएगा। बालिका से बोरॉन, सीता से सिलिकॉन, गीता से जर्मेनियम, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी। सब ट्यूशन में वो आता है, देखना सब। टी भी आता है, तो टेलुरियम पढ़ने, पोलोनियम सब आ गया इसी में। 7 जो होता है, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका धातु और अधातु में पूछता है कि भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखे। तो जिस तरह लिखा है, इसका इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, गुण। गुणधर्म में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, यहाँ मेटल, यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेटल। और धातु में चमक, चमक धातु के सतह पर चमकदार होता है, अधातु में चमकदार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, लेकिन अपवाद जो भी है उसको याद ही करना है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन को संकेत आई से लिखते हैं, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बताए थे कि कार्बन का क्या है, अपरूप। तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये क्या ऐसा होता है, चमकदार होता है, चमकदार होते हैं। जिसको लिखना है ऐसे लिख सकता है, लिखता है, लेकिन कहता है कि अधातु चमकदार नहीं होता है। लेकिन एक दो धातु का नाम बताइए जो चमकदार होता है, तो कौन सा होगा? आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, लेकिन धातु चमकदार होता है। अब 2 नंबर है कठोरता। तो कठोरता में धातु जो होता है सामान्यतः कठोर होता है। धातु सामान्यतः कैसा होता है? कठोर होता है, मतलब हार्ड होता है। लेकिन अपवाद है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसको चाकू से हम काट सकते हैं। तो यहाँ ये कैसा होता है? मुलायम, मुलायम यानी सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को इतना मुलायम होता है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, लेकिन तुम लोग के ज़्यादा एग्जाम में पूछता है सोडियम। अब अधातु मुलायम होता है यानी विंगुर। अपवाद, इसका अपवाद हीरा है। सबसे कठोर आज तक के सब तुम्हारे सिलेबस में जो पढ़ना है तो सबसे कठोर क्या है? हीरा। लेकिन अधातु होते हुए भी क्या है? कठोर है। लेकिन अधातु मुलायम होता है, लेकिन अपवाद क्या है? हीरा। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। तो आगे हम चलते हैं 3 नंबर। अब रूप, रूप का मतलब 9th क्लास में तुम लोग पढ़े थे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होता है मुख्य रूप से? 3, लेकिन 5 होता है मुख्य रूप से, लेकिन 3 होता है भौतिक गुण के आधार पर 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें रूप या अवस्था, तो धातु कैसा होता है? जैसे लोहा, उसको ठोस होगा, दिखने में दिख रहा है, तो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अपवाद है, जैसे पारा, पारा का ही नाम होता है मरकरी, जिसको एचजी बोलते हैं, और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद जो भी है वो याद करना है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में मिलता है, तो कौन सा होगा? पारा या मरकरी, जो द्रव अवस्था में मिलता है। लेकिन क्या है? धातु ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एक अपवाद है पारा और मरकरी, जो द्रव अवस्था में होता है। उसी तरह अधातु ठोस या गैस रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अधातु जो होगा ठोस और गैसीय रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। जैसे धातु जो होगा ठोस में होता है, लेकिन अधातु ठोस और द्रव गैस में होता है, लेकिन एक द्रव में होता है, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सब अधातु या तो ठोस होगा या तो गैस होगा। लेकिन धातु में जो होता है ठोस होता है सामान्यतः, लेकिन उसमें अपवाद क्या है? मरकरी, किसमें होता है? द्रव अवस्था में। तो पूछना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि धातु पूछा है कि अधातु पूछा है। अगर एक धातु का नाम पता है जो द्रव अवस्था में मिलता है, तो क्या बोलेंगे? मरकरी या पारा। लेकिन अधातु पूछेगा तो किसका आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन, जिसको संकेत में Br लिखते हैं। आगे है अघातवर्ता। अघातवर्ता का मतलब होता है पीट पीट कर चादर बनाना। तो जो भी जैसे गेट उट बनाया जाता है चादरा, तो पीट पीट कर, लोहा का ही बनाया जाता है, पीट पीट कर तो चादर में बदला जाता है। पूछता है कि अघातवर्ता किसे कहते हैं? तो धातुओं को जब पीट पीट कर चादर के रूप में बदला जाता है उसे अघातवर्ता होता है। तो ये धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातु में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अधातु को पीटेंगे तो टूट जाता है, ब्रिटल होता है, यानी भिंगुर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातु से तार खींचना, यानी तार के रूप में, धातु से पतली तार के रूप में बनाया जाता है, उसी गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। तो ये धातु में पाया जाता है तन्यता गुण, लेकिन अधातु में नहीं होता है। लेकिन अधातु को जब हम पीटेंगे, खींचेंगे तो टूट जाएगा, तो क्या होता है? अधातु भिंगुर होता है और ये ठोस। अब है विद्युत का चालन। हम बताएं कि विद्युत कैसा होगा, तो सबसे इजी है कि विद्युत का चालन क्या होगा? उष्मा का चालन या विद्युत का चालन। किताब में लिखता है उष्मा का चालन या विद्युत का चालन। तो विद्युत का चालन लिखो सब। तो विद्युत का चालन के लिए तो धातु कैसा होता है? विद्युत का चालन करता है या कि नहीं करता है? तो यहाँ विद्युत का चालन करता है यानी सुचालक है। यानी सुचालक का मतलब है कि जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसे करंट
मतलब करंट आएगा। तो सुचालक हो गया। और अपवाद है सीसा और लेड, इसी का नाम है सीसा और लेड पारा। इससे ये कुचालक होता है। पूछता है कि एक धातु का नाम बताए जो विद्युत का कुचालक है। एक ऐसा है, लिख देगा, ये दोनों क्या है, कुचालक है। एक धातु का नाम बचा है, बताना है कि जो विद्युत का सुचालक है, तो सीसा और पारा दोनों, उससे करंट नहीं आएगा। लेकिन धातु है, धातु होते हुए भी कुचालक है। यहाँ पे धातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कहता है सुचालक होता है। ग्रेफाइट सबसे अच्छा है, पेंसिल में जो दिखता है वही ग्रेफाइट है। अब है धातु, क्योंकि अब लोहा है तो धातु का उसको गलने में और उसका कथनांक उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या होता है, उच्च होता है। और अधातु के गलनांक और कथनांक निम्न होता है, यानी लो होता है। लो होता है, इसका हाई होता है। तो इस तरह भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु के अंदर ये पूछता है तुम लोग के एग्जाम में 5 नंबर में लिखने के लिए। अब होता है इस पे कि अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। तो ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये सब हमेशा के लिए याद करना है। तो पहला है, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में मिलता है। एक धातु का नाम, पारा धातु पूछा है तो पारा या मरकरी। सोडियम को क्रियोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए उसको क्रियोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और सोडियम और पोटासियम लिथियम, सोडियम पोटासियम लिथियम 3 एलिमेंट काफी सॉफ्ट होता है धातु होते हुए भी। अब सोना चांदी सबसे अधिक आघात, मतलब सोना चांदी को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, लेकिन घर का अगर दरवाजा बनाना हो किवाड़ा तो सोना चांदी का बना सकते हैं, लेकिन बहुत खर्चा आएगा। तो सबसे अच्छा, सबसे अधिक आघात वर्त किसमें होता है, सोना और चांदी में। सोना और चांदी सबसे, और सोना और चांदी का ही तार अच्छा बना है। चांदी का तार तुम लोग सबसे ज्यादा देखोगे, चांदी का तार महंगा बिकता है, जिसको लगवाना होगा तो उसमें तने आता है। यानी तार बनाने के सबसे अधिक गुण सोना और चांदी में, और आघात वर्त का भी सोना और चांदी में गुण होता है सबसे ज्यादा। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव है। और धातुओं में धान्विक एक होता है, धातु का एक, जैसे यहाँ पे धातु गिराएंगे नीचे तो आवाज निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, धान्विका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। धातुओं में धान्विक साउंड होते हैं, जबकि अधातु में नहीं होता है। अगर अधातु को हम नीचे पटकेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन धातु में आवाज उत्पन्न होता है। तो धान्विक का अर्थ होता है यही कि जब किसी वस्तु से दूसरे वस्तु से टकराते हैं तो एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, धान्विक साउंड, धान्विक या सोनोरस। तो इस तरह था। अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुण के आधार पर। लेकिन अब है रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण का मतलब होता है रिएक्शन वाला। तो रिएक्शन वाला, धातु किसे रिएक्शन करता है, किसे नहीं करता है, ये सब पढ़ना है। अधातु किसे करता है और किसे नहीं करता है, तो उसमें पढ़ना है क्या, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण, एक मिनट देखते हैं कितना है। तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आउट कर देते हैं। क्योंकि यह रिवीजन क्लास है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। रिवीजन क्लास में यही होता है कि जो जो मेन है वही पढ़ाया जाता है। तो धातु और अधातु में अंतर लिखना है। तो धातु और अधातु किसमें, रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण, तो बताएं कि धातु विद्युत का कैसा होता है, धन आवेश बनाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक होता है, जैसे मैग्नीशियम 2+ कार्बन, सिलिकॉन सब क्या है। और अधातु विद्युत का कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, N3Cl- H2O2 भी होता है, बहुत सारा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं सोडियम Na+ कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, Na बनाने में 1+। उसी तरह मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, 2। तो ये सब क्या है, धनात्मक। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा अस्थायी प्राप्त करने के लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है। अब बताना है कि, अब लिखाना है कि धातु जो भी होता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसी का ऑक्साइड बनता है। लेकिन हमें यह समझा है
जैसे Zn प्लस O2 ऑक्सीजन धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो ऑक्साइड बना। हाँ, लेकिन इस ऑक्साइड के प्रकृति कभी क्षारीय होगा, कभी दोनों होगा। लेकिन दोनों कौन होगा? तो दो ही होता है, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड और एक Zn का ऑक्साइड। ये दोनों प्रवृत्ति का होता है। धातु का है, धातु का ऑक्साइड है, लेकिन ये दोनों होता है, उभयधर्मी एम्फोटेरिक होता है। हाँ, लेकिन हम यहाँ दूसरा बता रहे हैं Mg प्लस O2, तो ये क्या बनेगा? MgO। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड जिस मेटल का होगा उसी का ऑक्साइड बनाएगा, और वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति। यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा या कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। लेकिन अब इसमें दो लिखाए थे Al2O3 और ZnO, ये क्या होता है? एम्फोटेरिक है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ये दोनों होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड, वहां था क्षारीय ऑक्साइड, यहाँ अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे H प्लस O2 क्या है? ए होगा अम्लीय, क्या ऐसा होगा? अम्लीय ऑक्साइड। और C प्लस O2 क्या होगा? ये भी अम्लीय ऑक्साइड होगा। अब होता है जब हम इसको जल में डालते हैं तो अम्ल बनाता है, जब इसको हम जल में डालते हैं धातु के ऑक्साइड को क्षार बनाता है। वही बात लिखा होगा, देखिए धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है और धातु के ऑक्साइड को घुल पे अम्ल बनाता है। जिसे इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। यहाँ पे 4 रहता है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक होता है। यहाँ पे इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग पढ़े होंगे पिछले फर्स्ट चैप्टर में। तो अब है चौथा नंबर। चौथा नंबर है धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी ये धातु है, जल से अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अब किस समय जल, कभी ठंडा जल से अभिक्रिया होता है, कभी गर्म जल से अभिक्रिया होता है, कभी वाष्प से अभिक्रिया होता है। तो कौन सा एलिमेंट जो नीचे होगा वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा? जैसे हम लिखाए थे ना, लीखन काका मांगे जिंक आलू और लोहा, जिंक आयरन, और प्यारे हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो जो नीचा है, जो अभिक्रियाशील में नीचा है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। सोना चांदी इसीलिए ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए जिस तरह का रहता है उसी तरह रहता है। तो जो ज़्यादा ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, ये अधिक क्रियाशील है। तो कभी गर्म जल से, कभी ठंडा जल से, बीच वाला ये सब बताएंगे इसी चैप्टर में। तो धातु और धातु कभी ऑक्साइड, ये होता है हेमाटाइट। क्या होता है? बताया था इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये हाइड्रोजन गैस। हाँ, लेकिन ठंडा जल से अभिक्रिया करे, चाहे गर्म जल से अभिक्रिया करे, चाहे वाष्प के साथ अभिक्रिया करे, हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, निकलता है। लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु करता है। तो इस प्रॉपर्टी, अब कौन सा एलिमेंट गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, कौन सा, तो आगे हम बताएंगे। 5 नंबर में धातु में कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही बात है, धातु हो गया, अम्ल हो गया, तो इससे इसका लवण पहचान होगा, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। जैसे क्या है? अधातु है, ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये CO2 प्लस SO2 प्लस H2 जल बनाता है। जबकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि अधातु हाइड्रोजन और उसी का रेस्पेक्ट ऑक्साइड और गैस बनाता है। हाँ, नोट में लिखना है कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्षारीय प्रवृत्ति होगा। लेकिन एल्युमिनियम, यहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम और जिंक, जास्ता जिसको बोलते हैं, जिसको जास्ता भी बोलते हैं, कि ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक, यहाँ पे लिखा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो दो ही होता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाता है, लेकिन
ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। लेकिन एल्युमिनियम के ऑक्साइड कौन सा होगा? Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड ZnO। तो इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O, जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। अब पढ़ाना है क्रियाशीलता श्रेणी, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है कि कौन सा एलिमेंट किससे रिएक्शन करेगा, किसको विस्थापित करेगा, यानी कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कम वाले को हटाकर अपना स्थान ले लेगा। तो जिस तरह हम बताए थे विस्थापन अभिक्रिया में कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो जलीय विलयन दूसरे के कम क्रियाशील वाले जलीय विलयन को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उससे बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया। तो बिना क्रियाशीलता श्रेणी के याद किए हुए हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो इसमें हम ट्रिक लिखाए हैं यही कि क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी हुआ है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाया गया है। मतलब जितना नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा, जितना ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। इसका याद करने के लिए हम क्लास में बताया कि जो ऊपर है, जैसे ऊपर को मान लेना है भगवान, तो भगवान नीचे को बुला सकते हैं, नीचे वाले को बुला सकते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को जल्दी नहीं बुला सकते हैं, हम लोग बुला भी नहीं सकते हैं भगवान को। तो इसका ट्रिक है कि लिखन काका मांगे आलू, जिंक आयरन प्यारे हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। लिखन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फेरस और पीबी से प्यारे लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरह याद करना है, लिखन काका मांगे आलू, जिंक, आयरन प्यारे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जो जितना नीचे होगा क्रिया, जैसे जिंक कभी कभी ऑप्शन में पूछता है, इनमें से 4 गो एलिमेंट का नाम दे देगा, कहेगा कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो इसको जिस तरह याद है लिखा हुआ है उसी को बनेगा। जैसे जिंक से ज़्यादा क्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। और आयरन से ज़्यादा क्रियाशील जिंक है। जो ज़्यादा नीचे है वो कम है। सबसे कम क्या है? गोल्ड। Au। गोल्ड का कोई बताएगा? सिल्वर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 29। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, जिसको लिखना है लिखे। अब बताना है, जैसे देखो अब जो हम बता रहे थे कि नोट नंबर में कि कौन सा धातु ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा, कौन सा धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन सा धातु वाष्प के यानी वेपोराइजेशन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसे हम बताए हैं, जैसे बताए थे पिछले स्लाइड में कि धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे गर्म जल हो, चाहे वाष्प हो, हमेशा हाइड्रोजन गैस H2 रूप में निकलेगा। हाँ, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ठंडा जल से अभिक्रिया कर लेगा। जैसे जल के साथ तो जो नीचे होगा वो अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसे सिल्वर, Pb, कॉपर, Au, Ag, ये सब जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। वहाँ गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? मैग्नीशियम, बीच वाला है। और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो देखो ऊपर वाला है, जो ज़्यादा, ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील। यहाँ देखो केवल वाष्प के साथ एल्युमिनियम, आयरन और जिंक तीन ही इसमें लिखा हुआ है। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस पूछता है कि ठंडा जल हो, गर्म जल हो या वाष्प हो, कौन सी गैस निकलेगा जल के साथ अभिक्रिया धातु करेगा? तो हाइड्रोजन गैस। हाँ, लेकिन कभी पूछ दे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, तो अधिक जो क्रियाशील होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी आ जाएगा इसमें, एल्युमिनियम, जिंक। और किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? जल के साथ। तो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, जिसको लिखना है लिखे Pb, कॉपर। इसीलिए तुम लोग देखो कि कॉपर तांबा के बर्तन में पानी पीने से गैस का बीमारी नहीं होता है। तुम लोग सिल्वर के बर्तन में भी पानी पिए, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी पीती है सिल्वर के बर्तन में। तो इस तरह हम बता दिए। आगे है नोट नंबर 4 में कि धातुओं की अन्य धातुओं से अभिक्रिया, मतलब धातु की अभिक्रिया
धातु से कराना है। धातु की अभिक्रिया, अन्य धातु की अभिक्रिया, एक होता है धातु और एक होता है अधातु, अधातु में अभिक्रिया, एक होता है धातु, धातु में अभिक्रिया। तो इसमें है कि कौन सा, धातुओं की अभिक्रिया, अन्य धातुओं की अभिक्रिया कैसे करेंगे, उसी को हम पढ़ाए हैं फर्स्ट चैप्टर में। कौन सा रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसे जो अधिक क्रियाशील होगा उसके कम क्रियाशील वाले को जलीय विलयन में उसको विस्थापित कर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे धातु प्लस लवण विलयन, जैसे CuSO4 पहचानने का नियम था कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, OH नहीं हो, जो बाकी छोड़ के दोनों को छोड़ के जो होगा वो लवण होगा। और देखो FeSO4 तो ये अभी लिखा है, अभी बताए थे कि लिखन काका मांगे जिंक, आलू जिंक आयरन प्यारे हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसमें बताया कि आयरन, देखिए कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है कि आयरन, तो देखना पड़ेगा इसमें। यहाँ है आयरन और यहाँ है कॉपर, तो जो नीचे होगा वो कम होगा, तो कॉपर कम वाला यानी विस्थापित करके कॉपर को हटा के अपना स्थान ले लेगा, तो ये रिएक्शन होगा। इसको क्या बोले, ये भी लवण है, तो ये भी रिएक्शन सही है, ये होगा। लेकिन जिंक प्लस FeSO4 ये अधिक क्रियाशील है, कम के अधिक क्रियाशील कौन सा है, जिंक है, ये भी होगा। देखो Fe प्लस ZnSO4, अब ZnSO4 ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील वाले को विस्थापित करेगा नहीं करेगा, इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये नो रिएक्शन। तो कभी कभी पूछता है कि Fe प्लस ZnSO4 रिएक्शन होगा, तो नहीं होगा। जो ज्यादा क्रियाशील होगा कम वाले को हटाकर अपना स्थान कर लेगा, उसी को बोलते हैं। अब आगे पढ़ना है कि रासायनिक बंधन। तो आज की क्लास में और पढ़ा है, ठीक है चलो। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे कार्बन और इसके यौगिक बंधन के बारे में बहुत पढ़ना है। मेथेनोइक अम्ल का संरचना खींचो, CO2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना खींचना है, वाटर में कितना परमाणु होता है उसका, ये सब बता दिए थे। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ना है बंधन के बारे में। आयनिक बंधन दो तरह मुख्य रूप से होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। तो रासायनिक बंधन केमिकल बंधन, इसको बोलते हैं केमिकल बंधन। अब केमिकल बंधन क्या होता है, अब देखना है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे H2O एक यौगिक है, मॉलिक्यूल है, इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जिस बंधन द्वारा ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है उसके क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। तो जीव जब अणु में या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो, जिस बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अब वो बंधन कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है दो प्रकार। आयनिक बंधन जिसको वैद्युत संयोजक बंधन भी बोलते हैं, और सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बंधन किसे कहेंगे या वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहेंगे और सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे, तो आइए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक बंधन उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का बता दे रहे हैं कैसा हो, इलेक्ट्रॉन का, जैसे NaCl सोडियम, जैसे यहाँ बनाया गया है। सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन है बाहरी से KL, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 1 7। तो अस्थाई प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है, मतलब आपकी नोबेल गैस अक्रिय तत्व जैसा स्थिति यानी स्टेबल होने के लिए, अस्थाई प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का सोडियम त्याग कर क्लोरीन को दे देता है। स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, शेयर नहीं हुआ, साझा नहीं हुआ, स्थानांतरण हुआ है। वो दे दिया है सोडियम क्लोरीन को, सिर्फ अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हम अस्थाई प्राप्त कर लेंगे, और क्लोरीन कहेगा अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो हम अस्थाई प्राप्त कर लेंगे। तो वही बात है। तो इसमें साझा का मतलब होता है अगर हम अलग हुए तो अपना अपना चीज लेकर अलग हुए, ये साझा नहीं हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, जिसके पास चला गया उसी का हो गया। तो ये हो गया, क्या हो गया, इस बंधन को क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन। तो वहीं लिखा गया है कि वैसा बंधन जिसमें धातु, क्या धातु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर अधातु में करता है तब उसे आयनिक बंधन कहते हैं। और इसमें एक भाग धन आयन होता है और एक भाग ऋण आवेश होता है।
पहचाने का ट्रिक है यहीं कि Cl Na2O, ये सब में आयनिक बंधन है। जैसे यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, एक पे एक होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी एक भाग प्लस होगा, एक भाग माइनस होगा, तो कौन सा बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। अब आयनिक बंधन होगा तो इसको जो जिस कंपाउंड में यौगिक में होता है उसके कौन सा आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो इसका जो भी इस तरह का यौगिक होता है उसका कथनांक और गलनांक ज़्यादा होता है और कठोर भी होता है। जैसे NaCl तो सोडियम नमक होता है, कठोर भी होता है और कथनांक और गलनांक भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह अब देखिए आप लोग को इसमें बनाना है कैल्शियम क्लोराइड में, लिथियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में, इस सब में भी आयनिक बंधन है। तो इसका पहचान यही है कि इसमें जितना भाग प्लस होगा, मतलब प्लस माइनस वाला होगा, एक भाग धन आवेश होगा, एक भाग ऋण आवेश होगा। तो अब आगे है तो ऐसा बंधन जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर अधातु को देता है या करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। और इस आयनिक बंधन में बने हुए यौगिक को क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। इसका कथनांक और गलनांक उच्च होता है और इसमें कठोर होता है और इसमें पहचाने का यही है कि एक भाग धन होगा, एक भाग ऋण होगा। हाँ, तो आगे चलिए, आगे है अब है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन तो बहुत बार पढ़ाए हैं कि सहसंयोजक बंधन जैसे हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। सहसंयोजक ऐसे बता रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 2 2 4 2 6 1 7 और इधर भी मिला हुआ है 7 2 2 4 2 6 1 7। अब अस्थाई प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए, आठ पुराने के लिए बाहरी कक्षा में अस्थाई प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयर होगा 7 और एक इलेक्ट्रॉन इससे बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो 8 पुर जाएगा। तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉमन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बंधन बनेगा? एकल बंधन। तो Cl ऐसा लिखते हैं। तो पूछता है कि Cl2 में, N2 में, O2 में, CO2 में कौन सा बंधन ऐसे निकालेंगे। तो सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता हो। वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। अब सहसंयोजक बंधन भी कई प्रकार होगा। अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो एकल बंधन। अगर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है द्वि बंधन। 3 जोड़ा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो त्रिबंधन। अब पूछता है कि O2 में कौन सा बंधन होगा, N2 में कौन सा बंधन, तुम लोग के एग्जाम में आया हुआ है। तो O2 बनाया हम, जैसे H2 बनाया तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें 1 तो इसको 2 चाहिए अस्थाई प्राप्त करने के लिए। एक हाइड्रोजन को इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गया? H और H। तो ये कौन सा बंधन है? सहसंयोजक। कौन सा? एकल। एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन तो एकल, या एक लाइन, एक 2 बिंदु से एक लाइन बनता है। यहाँ O2 में देखिए, O2 के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 2 2 4 और 2 6। यहाँ पे 2 2 4 बड़ा लिख देते हैं, 2 2 4 2 6। तो इसको 8 चाहिए, ऐसे घेरेंगे, इसको भी 8 चाहिए। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घेरा गया? 4। 4 इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ा तो 2 बंधन हो रहा है। तो O2 में कौन सा बंधन होता है? द्विबंधन, द्विसहसंयोजक। उसी तरह N2 में बनाना है तो त्रिसंयोजक। अब इसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग यहीं पे थे। तो इसको इस यौगिक का बताए हैं कि आयनिक। अब इसमें अंतर पूछता है तो आयनिक का था गलनांक कथनांक पूछता है तो यहाँ लोह का क्या होगा? लोह। तो इस तरह हम सहसंयोजक बंधन भी पढ़ लिए। अब तुम लोग को घर से बना के लाना है किसका किसका बता। देखिए Cl2 दिया हुआ है,
O2CO2 दिया हुआ है, ये सब घर से बना के लाना है। HCl का भी बना हम यहीं पे दे देते हैं, और भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग को बनाना है। हम लोग को बना कर लाना है। हम दे रहे हैं, कोई हला नहीं। HCl का दिया हुआ है, उसी तरह बनाना है तुमको। CaO, इसमें कौन सा बंधन होगा? आयनिक बंधन। देख लेना, Cl2 O2 N2 ये सब बना के लाना है। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। तो धातु अधातु हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर से हम रिवीजन यहाँ तक पढ़े हैं। इसके बाद हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। हम रिवीजन करा देते हैं फिर से। हाँ, रिवीजन करा देते हैं कि बताए थे कि धातु में चमक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु में ठोस होता है लेकिन अपवाद में मरकरी होता है, द्रवावस्था में, और धातु में द्रवावस्था में मिलता है ब्रोमीन। तो इस तरह बहुत सारा रिएक्शन था। ये मेन याद करना है कि लिखन का माने आलू, जिंक, आयरन प्यारे हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरह आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।